P block, group 15 revision, and group 15 is known as nitrogen family. ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन, तो इसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, और जनरली हम इसे पिनोकोजेंस भी कहते हैं। पिनोकोजेंस किसके लिए? चोकिंग, इसमें जो गैसेस हैं दे कॉजेस चोकिंग, सो दे आर आल्सो नोन फॉर द चोकिंग टेंडेंसी। एलिमेंट के नाम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और जो हमारे नए डिस्कवर्ड में लिए जाते हैं मॉस्कोवियम। ठीक है, मॉस्कोवियम सिंबल Mc। अब नेचर देखिए इनका, फर्स्ट टू आर नॉन मेटल्स, द नेक्स्ट टू आर मेटेलॉइड, एंड द अदर टू आर मेटेलिक इन नेचर। और नीचे जाने पर हमें हमेशा पता होता है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउनवर्ड। अकरेंस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें। तो नाइट्रोजन से रिलेटेड तो बहुत आसान बात है याद रखनी, 78% एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन गैस ही तो है। और नाइट्रोजन की अकरेंस दो बहुत खास बातों में याद रखना, NaNO3 जिसे हम नाम देते हैं चाइल्ड सॉल्टपीटर, एंड KNO3 जिसे कहते हैं इंडियन सॉल्टपीटर। ठीक है, इनके ओड नेम भी याद रखने होते हैं। प्रोटीन्स में है, एनिमल्स के अमीनो एसिड, प्रोटीन्स में प्लांट्स और एनिमल सब में मिलता है। अब इसके बाद हमारे आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को कहते हैं एपिटाइट फैमिली, मिनरल्स के लिए इसके वर्ड यूज होता है एपिटाइट फैमिली। और जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं फॉस्फेट रॉक्स के, जैसे फ्लोरोपेटाइट, हैलोजन रिलेटेड होते हैं इनमें अधिकतर। फ्लोरोपेटाइट, फ्लोरो ए बीच में है, फ्लोरोएपेटाइट जिसका ओवरऑल फॉर्मूला लिखा जाता है Ca9PO4 होल 6 डॉट CaF2। यहाँ राउंड ब्रैकेट में है PO4 होल 6 डॉट CaF2। ठीक है, मेन हमारे इन्हीं तीनों के, इन दोनों के बारे में बात होगी। आगे आते हैं इनके संग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इस ग्रुप की? स्पेशल कैरेक्टर ये इनका हाफ फिल्ड होना, NH2NP3 हाफ फिल्ड इन नेचर, हाईली स्टेबल, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल आ गई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जनरल टेंडेंसी क्या है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये इंक्रीजेस डाउनवर्ड। नेचर वही याद रखिए, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस डिक्रीजिंग। नाइट्रोजन से अगर हम फॉस्फोरस पे जाते हैं तो यहाँ पे कंसिडरेबल इंक्रीज है, कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस। नॉन मेटल है तो कोवेलेंट रेडियस के बारे में बता रहे हैं। मगर इसके बाद आर्सेनिक से बिस्मथ तक, आर्सेनिक से हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ D एंड F, D और F का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, हैवियर एलिमेंट्स भी आने लगते हैं। तो स्मॉल इंक्रीज, इसके बाद आप देखोगे स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट D और F की भी होने लगी। और D और F का नेचर कैसा होता है? D और F दोनों के लिए वर्ड यूज होता है पुअर शील्डिंग। तो पुअर शील्डिंग की वजह से जो कोवेलेंट रेडियस है वो नीचे जाने पर उतना नहीं बढ़ता जितना कि N और P के केस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो इनकी औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, मगर जनरल ट्रेंड ऊपर से नीचे जाकर तो डिक्रीज ही होगी। औरों से ज्यादा क्यों है? क्योंकि हाफ फिल्ड इन नेचर है। तो अगर मैं ग्रुप 14 से ग्रुप 16 से कंपेयर कराऊं तो हम डेल्टा HI1 की बात करें ग्रुप 15 की, ग्रुप 15 की तो हाइयर होती है ग्रुप 14 से। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? इनका स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज। मगर अभी यही बात ग्रुप 15 के को 14 से कंपेयर कराते कराते हम एक चीज और भी देखेंगे ग्रुप 16 से कंपैरिजन। फर्स्ट ग्रुप 15 की ये भी ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 16। अब यहाँ रीजन क्या आ जाएगा? यहाँ रीजन आएगा हाफ फिल्ड एंड मोर स्टेबिलिटी। हाफ फिल्ड नेचर, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गए ये,
तो दोनों ही केस में चाहे 14 हो या 16 हो, इनकी दोनों से ही ज्यादा IE है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड नेचर। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो 1 to 3 अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो 1, उससे ज्यादा 2 और उससे भी ज्यादा 3। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम और निकालते जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं सेम चीज के? डिक्रीजिंग। तो इधर से इधर जाने पर प्रोटॉन तो सेम रहे तीनों केस में मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाने की वजह से सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 की सबसे ज्यादा होगी, 2 की उससे कम और 1 की सबसे कम। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी है। हम फोन की बात करते हैं तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं। बट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ग्रुप 14 और 16 से कंपेयर करें तो ग्रुप 14, देन ग्रुप 15 एंड देन किसका नंबर आता है? ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 16 वालों की 15 और 14 से 15 वालों की 14 से ज्यादा है मगर 16 के कंपैरिजन में कम है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सभी पॉलीएटॉमिक नेचर के आ गए। नाइट्रोजन इज N2, phosphorus is P4, nitrogen exists as N2, it is called the diatomic। डायटोमिक नेचर ये गैस है जबकि और सारे के सारे किस नेचर में होते हैं? सॉलिड। मेटेलिक करेक्टर नीचे जाके बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है जो पॉजिटिव नेचर की होती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाके कम होने लगती है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हर बार की तरह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नीचे जाके साइज बड़ा हो रहा है, हैवी हो रही है चीजें। बट मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। तो मेन पहले बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमारा किस पे डिपेंड हो रहा है? सरफेस एरिया पे भी डिपेंड है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी। तो ऊपर से नीचे जाके चीज भारी हो रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब एलोट्रॉपी, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़कर और सभी के सभी एलोट्रॉपी दिखाते हैं। ऑल एलिमेंट्स ग्रुप 15 के शो एलोट्रॉपी। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में खास क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम जनरली पढ़ते हैं दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, जो जनरली आपको मिलेगी -3, +3 और +5। मगर नाइट्रोजन इतने सारे कंपाउंड बनाता है, NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं कि उसकी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है। स्टेबिलिटी अगर हम -3 की देखें तो स्टेबिलिटी -3 के नीचे जाके डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस डाउनवर्ड। तो क्या प्लस की बढ़ेगी? नहीं, +5 की भी डिक्रीज होगी ऑन मूविंग डाउनवर्ड। +5 की डिक्रीज होने की वजह क्या है? सेम जो ग्रुप 16 या 17 में आप पढ़ते हैं, सेम नेचर। +5 की डिक्रीज होने की वजह होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट का बढ़ जाना। नीचे जाके इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो +5 ना दिखा के खुद को +3 में ही शो करता है। अब नाइट्रोजन का एक स्पेशल केस था, जैसे नाइट्रस एसिड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाला। HNO2 हमें क्या दे रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में? HNO3 + 2NO और साथ में वाटर। यहाँ पे HNO2 का नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है। इस जगह का हम निकालते हैं +1 + x - 4 = 0, यानी कि ये है +3, दिस इज +5 and in this case it is +2। so the same element the number is increasing as well as decreasing। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल हो जाएगी? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट हेडिंग, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन क्यों है? एनोमलस बिहेवियर के पीछे सेम सी ही बातें आप हमेशा देखोगे। नाइट्रोजन एनोमलस क्यों है? तो पहली बात स्मॉल साइज, स्मॉलर साइज है इसका। देन द सेकंड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड इज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी
and the fourth is non-availability of d orbital. तो एनोमलस बिहेवियर आप ऑक्सीजन का पढ़ते हो, फ्लोरीन का पढ़ते हो, तो पॉइंट्स आर नियरली द सेम, मगर कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज जो इसकी और हैं वो क्या है? नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की अगर हम टेंडेंसी देखते हैं, कोवेलेंसी ऑफ 4, क्यों क्या नहीं है इसके पास? नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, अनअवेलेबिलिटी कह सकते हो ना, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। ऐसे ही नाइट्रोजन के अलग होने की वजह, नाइट्रोजन के पास यूनिक कैरेक्टर है पी पाई बॉन्डिंग का, मगर औरों में तो डी ऑर्बिटल अवेलेबल होने की वजह से वो ट्रिपल बॉन्ड वगैरह में नहीं जाते। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना पा रहा है, मगर फॉस्फोरस भी कोवेलेंट बनाता है, मगर उसके कोवेलेंट बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कुछ इस तरह से है। 3 तो उसने भी बनाया, मगर देयर आर 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इन केस ऑफ नाइट्रोजन देयर इज 1 ट्रिपल बॉन्ड। इफेक्टिव ओवरलैप बहुत अच्छा है, इस जगह पे आप देखिए इफेक्टिव ओवरलैप आपको दिखेगा। अब अगली बात इसी नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनकी आदत किस तरह के बॉन्ड्स बनाने की होती है? पी सिंगल बॉन्ड पी, एएस सिंगल बॉन्ड एएस, एसबी सिंगल बॉन्ड एसबी। तो बिस्मथ का क्या करें? बिस्मथ कैसा बनाएगा? बिस्मथ फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड, नीचे जाने पे आपने बोला था मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो बिस्मथ फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इन द एलिमेंटल स्टेट। नेक्स्ट कम्स द बॉन्ड एंथैल्पी। नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो इस वक्त इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होगी, और इसी वजह से नाइट्रोजन कैसा बिहेवियर शो करता है? इट इज लेस रिएक्टिव इन नेचर। इसको चिप्स के पैकेट वगैरह में फ्लशिंग के लिए भी लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में तो इसने बहुत अच्छा नेचर शो करा, मगर यहीं पे अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं, अगर सिंगल बॉन्ड हम नाइट्रोजन को देखें एन बॉन्ड एन, तो वो वीकर है एज कंपेयर टू पी बॉन्ड पी। ऐसा क्यों? सिंगल बॉन्ड वीकर क्यों है? क्योंकि जब हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है? रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो इतने पास होते हैं कि उनमें रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है। इसकी स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, तो इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत पास आ गए, स्मॉल बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है। तो ये भी वजह है कि ये कैटिनेशन ज्यादा नहीं शो कर पाता। कैटिनेशन की टेंडेंसी भी इसकी कैसी हो जाएगी? जब सेल्फ कंबाइन करेगा ही नहीं, वहां रिपल्शन है, तो कैटिनेशन टेंडेंसी भी लो हो जाएगी इसकी, बहुत ही वीक है और एलिमेंट्स के मुकाबले। और लास्ट इसका कुछ खास प्रॉपर्टी में नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई, तो नाइट्रोजन की डी बनाने वाली टेंडेंसी नहीं है, डी पाई पी पाई बॉन्ड ये नहीं बनाता है, जबकि हैवियर एलिमेंट्स ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए R3N डबल बॉन्ड O does not exist. This is a term which is related to the back exercise question also. R3PO होता है जबकि R3NO नहीं होता है। Then the trends question जो related होता है हमारा ट्रेंड्स के संग, ट्रेंड जैसे कि हम मूव करें पूरे ग्रुप में एक कैरेक्टर को लेके, तो अगर मैं सबको हाइड्रोजन से जोड़ दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इस ग्रुप के हाइड्राइड्स का फॉर्मूला होता है EH3। हम नाम लिखें अगर सबका तो क्या बने? NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड देन BiH3। स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स में NH3 ग्रेटर देन PH3, ग्रेटर देन ASH3, SBH3 एंड देन BiH3। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, कौन ज्यादा स्टेबल है? तो भाई NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बहुत ही स्टेबल नेचर है। फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर H देने की टेंडेंसी NH3 की तो नहीं है। फिर PH3, जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तभी तो वो H दे पाएगा अपना, SBH3 एंड देन BiH3। देन कम्स द बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो यहाँ पे NH3 जरा बीच में आ गया क्योंकि H बॉन्डिंग होने की वजह से वो हैवी भी हो चुका है। मतलब कंपेयर अगर हम करते हैं तो हमें लगता है या तो NH3 सबसे बढ़िया होगा या BiH3 सबसे बढ़िया होगा, मगर एक्चुअल ऐसा नहीं होता। NH3 गॉट समवट इन बिटवीन पोजीशन, जैसे PH3
उससे ज्यादा ASH3 और उससे भी ज्यादा NH3, then SbH3 and then the highest boiling point is of BiH3. बेसिक कैरेक्टर, अगर मैं लुईस बेस पूछती हूँ या बेसिसिटी पूछती हूँ तो इन सभी के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे लुईस बेस होते हैं। और लोन पेयर जल्दी वो देगा जिसका लोन पेयर बिल्कुल उसके नियर अबाउट है, जो आसानी से दे सकता है। तो NH3 सबसे बढ़िया, फिर PH3, ASH3, SbH3 एंड देन द लास्ट इज, नाम लिख दिया है, वैसे वो मेटल है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल जितना सेंटर का साइज छोटा होता है उतना ही बॉन्ड एंगल बड़ा होता है। NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रेंड है दैट इज रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के संग क्या बनाएंगे, तो ऑक्साइड्स बनाएंगे जिनका जनरल फॉर्मूला E2O3 और E2O5 होगा। और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर्ड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। और एसिडिक करेक्टर हमेशा ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज ही करेगा, नीचे जाके तो मेटालिक करेक्टर बढ़ने लगता है। तो हम यहाँ पे ये भी याद रखेंगे, एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्साइड के बाद बात नेक्स्ट आती है रिएक्शन विद हेलोजेंस। अगर हम हेलोजेंस से जोड़ दें इन्हें तो इनके जनरल फॉर्मूले हैं EX3 एंड EX5। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, NCl5 नहीं होता है बेटा, जबकि PCl5 होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल्स है। औरों में भाई फास्फोरस में है तो वो PCl5 बना लेगा। इसी से रिलेटेड, हैलाइड से ही रिलेटेड खास है कि पेंटाहेलाइड्स ज्यादा कोवेलेंट है +5 पे। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट as compared to trihalides या then trihalides। लास्ट है रिएक्टिविटी विद मेटल। मेटल्स के संग ये है तो नॉन मेटल किस तरह के कंपाउंड बनाएंगे नाइट्रोजन फैमिली में, तो यहाँ पे आपके ऑल द एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के संग ये एलिमेंट्स के संग जुड़ जाते हैं। तो मेटल के संग हम लिख सकते हैं दे फॉर्म द बाइनरी कंपाउंड्स। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करते हुए, अपनी -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट को। ये सब कुछ जनरल ग्रुप 15 के बारे में पढ़ने के बाद हम आते हैं पहले एलिमेंट, पहले जो हमारे को दिया गया इसमें, दैट इज नाइट्रोजन विच इज ऑल्सो नोन एज डाइनाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के कई सारे मेथड है, जिनमें सबसे पहला आता है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड को कैसे बना रहे हैं आप, या तो लिक्विफेक्शन से, लिक्विफेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा लेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। कमर्शियल प्रिपरेशन कराने के लिए बेटा आप लोग यूज करते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज द liquefaction and fractional distillation of air. This is liquefaction and fractional distillation. एयर का कराएंगे और लिक्विड डाइनाइट्रोजन को उसमें से अलग निकाल लेंगे। देन द लेबोरेटरी मेथड, लैब मेथड में कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पे यूज करेंगे NH4Cl aqueous, अमोनियम का सॉल्ट लेंगे, साथ में NaNO2 nitrite which is also aqueous in nature. Then we will get the nitrogen gas, water, and along with water we will get in NaCl. लैब मेथड के बाद आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल यानी कि हीट करके डिकम्पोज करना। थर्मल डिकम्पोजिशन कराया जाएगा अमोनियम डाइक्रोमेट का, अमोनियम डाइक्रोमेट which on heating gives nitrogen plus water plus Cr2O3. Then after the thermal decomposition, there is another thermal decomposition which also can be applied for azide. पहले azide का मतलब याद रखना बच्चों, N3 पे -1, ये वाले ग्रुप्स azides कहलाते हैं। जैसे आपने लिया बेरियम अजाइड,
BaN3 का होल ट्वाइस, आपने इसे हीट करा, यू विल गेट Ba+3N2। और उसी तरह से अगर आपने NaN3 को हीट करा तो आपको मिल जाएगा Na+N2। तो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, फिर नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में, इट इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस। प्रॉपर्टीज, it is colorless, odorless and is tasteless in nature। tasteless होगी, नॉन टॉक्सिक है, लो solubility in water है, it is low soluble, low solubility in water। एक मिनट बेटा, it is having low solubility in water एंड रिएक्शन मेटल के संग मेटल के नाइट्राइड्स बन जाते हैं, नॉन मेटल के संग उसी तरह के। मेटल के संग आयनिक नाइट्राइड्स भी आप कह सकते हो, जैसे आपने मेटल लिया, Mg ले लेते हैं, Mg एज मेटल ले लेते हैं। अगर मेटल के संग आपने करा जैसे 3Mg+N2, थोड़ा हीट करने की जरूरत है, देन Mg3N2 विच इज अ आयनिक नाइट्राइड। बट विद द नॉन मेटल, अगर आपने यही काम किसी नॉन मेटल के संग करा लिया जैसे N2+O2, then in that case on heating it is a reversible with 2NO and this is a covalent nitride। तो मेटल और नॉन मेटल के संग इसके नाइट्राइड्स बनते हैं। इनका लो फ्रीजिंग, जो नाइट्रोजन है उसका लो फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनर्ट इन रूम टेम्परेचर है। N2 की तो खास आदत है, ये इनर्ट एट रूम टेम्परेचर होती है क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड एंथैल्पी वेरी हाई होती है, तो इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। दैट इज व्हाई इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। और अगर आप इसे तोड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है। नाइट्रोजन के बाद जो सेकंड हमने पढ़ना है दैट इज द अमोनिया। अमोनिया के बारे में हमने पढ़ना है। अमोनिया की प्रिपरेशन कई तरह से, जैसे फर्स्ट है यूरिया से। यूरिया का ये बायोलॉजिकल मेथड है जिसमें हम पहले यूरिया लेते हैं NH2CO NH2, साथ में वाटर ऐड कराया, जो हमारा प्लांट्स वगैरह पे मेथड यूज होता है डिके करा के। इससे बना अमोनियम कार्बोनेट which will further get decomposed into 2NH3, ammonia plus water plus CO2. So it is considered the hydrolysis of urea. The second is on a small scale, थोड़ी बनानी है, small scale पे बनानी है, then you can use it with the help of a ammonium salt and a strong base। जैसे आपने एक अमोनियम सॉल्ट लिया NH4Cl along with a base, डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह से सोचिएगा, आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया। ध्यान से देखेंगे तो आपको रिएक्शन खुद ब खुद बैलेंस होती हुई नजर आती जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट सोचिए और बची हुई चीजों को अमोनिया प्लस वाटर में तोड़ दीजिए, या इसी की जगह दूसरा अमोनियम का सॉल्ट ले लें, अमोनियम सल्फेट। कोई और बेस भी हम ले सकते हैं जैसे NaOH। नाउ यू विल गेट आफ्टर डबल डिस्प्लेसमेंट Na2SO4 प्लस ammonia plus water. The method will remain the same। अब लार्ज स्केल पे अगर आपने बनानी है तो उसके लिए आपको हेबर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा। हेबर्स प्रोसेस क्या था? N2+3H2 all in the gas state which will give us 2 ammonia and the heat of formation, that is enthalpy of formation, is given as -46.1 kilojoule per mole। So there are certain optimum conditions which are required for the formation। Optimum condition इसके लिए क्या है? Pressure चाहिए लगभग 200 into 10 to the power 5 Pascal। Then temperature requirement is approximately 700 Kelvin and the catalyst that can be applied, catalyst is iron oxide with a small amount of, along with the small amount of K2O, potassium oxide and Al2O3 as a promoter। molybdenum भी यूज होता है as a promoter। प्रमोटर कैटलिस्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं। अमोनिया की प्रॉपर्टी सॉल्युबल इन वाटर है, HCl के संग फ्यूम्स बनाता है और बेसिक इन नेचर है। प्रॉपर्टीज में सॉल्युबल है, विद HCl फॉर्म्स NH4Cl वाइट फ्यूम्स। हमने HCl में सेम रिएक्शन पढ़ी हुई है। और अगर हम इसे पंजेंट ऑर्डर वाला है, अगर हम इसको
वाटर में कराते हैं तो ये NH4OH बनाकर फर्दर ब्रेक हो जाता है NH4 पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव में। तो स्प्लिटेड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं आप कि पहले ये दोनों में इस तरह से बन जाता है एंड देन इट गोज ब्रेकअप इनटू NH4 positive and OH negative both in the aqueous state. The ionic formation can be shown. अमोनिया अपने आप एक बेसिक इन नेचर है, लोन पेयर आ ही रहा है, sp3 hybridized है, the bond angle is 107 degree, the shape is known as pyramidal. अमोनिया की रिएक्शन फेरिक क्लोराइड के संग, ये सब हमारे पीपीटी और कलर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में आते हैं। NH4OH के संग अगर हम इसकी रिएक्शन दिखाते हैं देन इट फॉर्म्स Fe2O3.XH2O जिसका कलर होता है ब्राउन पीपीटी। जैसे रस्ट की बात है, रस्ट का फॉर्मूला है along with formation of 3NH4Cl, मगर यही रिएक्शन अगर मैं दिखाती हूँ ZnSO4 के संग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तो अब की बार क्या बनता है जिंक हाइड्रोक्साइड जिसका व्हाइट पीपीटी है। ये कलर की वजह से इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं एंड along with it forms ammonium sulfate. लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर हम कॉपर आइंस को अमोनिया के संग रिएक्ट करा रहे हैं एंड इन द एक्वस स्टेट ले रहे हैं, कॉपर आइंस भी एक्वस ही है, तो ये क्या करेगा, ये ब्लू कलर जो कॉपर का था, जो कॉपर आइंस ब्लू कलर के थे उन्हें डीप ब्लू कलर में चेंज कर देता है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है ये कि कलर का चेंज बताना है, रिएक्शन भी बतानी है। So it becomes the deep blue, and in the next case it is 4 and 2 positive. और अगर हम AgCl के संग करा देते हैं, AgCl जिसका white PPT है, white PPT के संग हम अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, then again it forms a complex AgNH3 whole twice along with Cl in the aqueous state. पहले white PPT था, बाद में क्या हो जाता है colorless. So there is a remarkable change in the color also. Next we come with the another topic, that is nitric acid. Nitric acid is HNO3. We are provided with the two methods. One is the lab method in which we react NaNO3 with H2SO4. We know that H2SO4 gives 1 by 1 proton. So we will get HNO3 along with NaHSO4. The other method is known as the Ostwald method, जो large scale method में count होगा. In this you are provided with the 3 step. अमोनिया और ऑक्सीजन को मिला के सबसे पहले प्लेटिनम की प्रेजेंस में at 500 Kelvin and 9 bar of pressure it forms NO gas along with H2O in the form of gas. Then this NO gas further reacts with O2 gas to form nitrogen dioxide again in the gaseous state. In the third step nitrogen dioxide react with water to form HNO3 and the good thing is ये NO गैस जो यहाँ पे बनेगी वो हम ऊपर सेकंड स्टेप में फर्दर ले जाएंगे ताकि रिएक्शन ऐसे ही चलती रहे। और एक अच्छे जो लार्ज स्केल मेथड्स होते हैं उनमें कुछ भी जो बाय प्रोडक्ट है वो हमेशा यूजफुलनेस के लिए होना चाहिए। वी आर नॉट सपोज टू कि वेस्ट बहुत होता जाए, ये आपका आगे यूटिलाइज होता जाए। अब इसकी HNO3 की प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कलरलेस लिक्विड है, इट इज अ कलरलेस लिक्विड बट ऑन एक्सपोजर टू लाइट इट बिकम्स स्लाइटली ब्राउन। ध्यान रखिएगा बेटा, एक्सपोजर टू लाइट अगर थोड़ा सा लाइट के संग इसका दिखाया जाए इट फॉर्म्स अ लिटिल ब्राउन कलर, इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश टिंज आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि इसमें ब्राउन कलर का सा आपको दिखता है, तो इसकी रिएक्शन ही देख लेते हैं। HNO3 फॉर्म्स NO2, NO2 ब्राउन कलर की होती है, इसीलिए हल्का सा इसका जो लिक्विड है वो कलरलेस के बजाय आपको ब्राउन दिखने लगता है। फिर नेक्स्ट है इसमें HNO3 गैसियस स्टेट में किस फॉर्मेशन में मिलेगा, तो HNO3 का स्ट्रक्चर गैसियस स्टेट में इट फॉर्म्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल, इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, HON double O, this is double bond and then the single bond यहाँ पे, this is double bond and then single bond. A number of times you also have observed कि single bond is the coordinate in nature. तो ये हमारा HNO3 का स्ट्रक्चर आ गया जिसमें अगर इस बॉन्ड को देखा जाए इट इज अप्रोक्सीमेटली 102 डिग्री and this is equal to 130 degrees.
तो ये हमारा HNO3 है। HNO3 की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जिंक के संग क्या बनाएगा या कॉपर के संग क्या बनाएगा। तो यहाँ पे हमें फर्दर जो इस टॉपिक में जाना होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल और नॉन मेटल के संग दिखाई जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज में मेटल एंड नॉन मेटल, हमने 2 मेटल इसमें पढ़े थे, जिंक एंड कॉपर, और नॉन मेटल पढ़े थे हर ग्रुप से एक एक नॉन मेटल भी हमने करा था। which non-metals we have done? नॉन मेटल्स हम लोगों ने कौन कौन से करे थे? आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, और फास्फोरस करा था। और इस ग्रुप से हमने फास्फोरस, सल्फर, इन सबके संग हमने इसकी रिएक्शंस को देखा था। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के संग। तो पहले इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जिंक के संग डाइल्यूट HNO3 की, जिंक के संग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉपर के संग डाइल्यूट HNO3, कॉपर के संग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, एक्वा रीजिया का भी तो पार्ट है ये, एक्वा रीजिया में भी तो HCl प्लस HNO3 ही लिया जाता है। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शंस की बात करेंगे। जब जिंक और डाइल्यूट HNO3 को हम रिएक्ट कराते हैं, जिंक पे डाइल्यूट HNO3, तो पहले तो याद रखो बेटा सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, यानी कि जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। क्या बना जिंक नाइट्रेट में? ZnNO3 होल ट्वाइस, दैट इज ZnNO3। तो कॉन्सेंट्रेटेड में भी ये तो लिख ही दीजिए, ZnNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर के केस में CuNO3 होल ट्वाइस, कॉन्सेंट्रेटेड हो तो भी CuNO3 होल ट्वाइस। याद करने का आसान सा तरीका है कि ये तो आपको शो करनी ही करनी है कि चाहे जिंक हो या कॉपर हो, सॉल्ट तो हर केस में बन के ही आता है। अगर हम जिंक को डाइल्यूट के संग करा रहे हैं, पहला है जिंक को डाइल्यूट के संग करा रहे हैं, तो कुछ चीजें जो कॉमन है वो पहले सब में लिखाते हैं। सब में सॉल्ट लिख दिया हमने, सब में वाटर भी लिख देते हैं H2O, क्योंकि HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ मेटल प्लस सॉल्ट में हाइड्रोजन नहीं रिलीज होती है। इन ऑल द केसेस वी विल बी गेटिंग द वाटर। अब मेन बात आई नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा। बैलेंसिंग नहीं बता रही हूँ मैं, यहाँ पे मेन चीज पे आ रहे हैं। हर एक केस में हमें पता होना चाहिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन सा बनेगा। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो हमेशा याद रखो बच्चों NO2 बनेगा। इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड इट ऑलवेज फॉर्म NO2। मगर जब डाइल्यूट होता है और कॉपर के साथ होता है, कॉपर विद डाइल्यूट होता है, तो इसका याद करने का तरीका था कॉपर सेज नो, NO बनेगा, मगर डाइल्यूट के संग इट इज N2O। तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस ऑक्साइड याद रखना होता है, पहले तो प्रोडक्ट, और उसके बाद इसी को बैलेंस भी करा जाता है। ये था हमारा जिंक मेटल्स की बात में। एक्वा रीजिया के संग की हमने इसकी रिएक्शन जो थी विद गोल्ड एंड प्लेटिनम वो ग्रुप 17 के संग करी ही थी। एक्वा रीजिया जब HNO3 प्लस HCl लेके हम करते हैं। अब इसी को नॉन मेटल के संग अगर रिएक्ट कराएं, अगर नॉन मेटल की रिएक्शन दिखाते हैं जिंक और HNO3 की, तो वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड के संग दिखानी होगी। हर ग्रुप का एक एक मेंबर ले लेते हैं, जैसे कार्बन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, हर केस में मैं एक एक लिख रही हूँ। कार्बन, नाइट्रोजन की फैमिली में से हमने ले लिया फास्फोरस प्लस HNO3, ग्रुप 16 में से ले लिया सल्फर S8 प्लस HNO3, और ग्रुप 17 में से ले लिया I2 प्लस HNO3। हम यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं कर रहे, हम पहले आपको मेन प्रोडक्ट बनाना बताएं। जब भी बेटा कॉन्सेंट्रेटेड हो तो NO2 और वाटर तो लिखना ही लिखना है, नो डाउट ये चीजें तो आएंगी ही आएंगी, हर एक में हमने लिख दिया। मगर आयोडीन के केस में क्या लिखना है या कार्बन के केस में क्या लिखना है? तो कार्बन के केस में क्या लिखा जाएगा? इट इज CO2। फास्फोरस के केस में फास्फोरस आ गए, देन द एसिड नेम इज H3PO4। सल्फर के केस में एसिड का नाम क्या होता है? H2SO4। और आयोडीन के केस में उसके ऑक्सो एसिड का नाम क्या है? HiO3। तो कुछ चीजें याद करनी आसान है, जब कॉमन चीज सब में सेम है, उसके बाद जो मेन डिफरेंस की चीज है उसे लिखना चाहिए। देन कम्स द रिंग टेस्ट। अगर किसी चीज में नाइट्रेट है तो नाइट्रेट को लैब में कैसे टेस्ट कराया जाता है? देन दिस इज नोन एज द रिंग टेस्ट।
लैब में सॉल्ट एनालिसिस में नाइट्रेट का सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग टेस्ट कहलाता है। रिंग टेस्ट में जंक्शन पे जहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज होता है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का इस्तेमाल होता है। So as soon as you add drops of concentrated H2SO4, आपको बिल्कुल अपने जो टेस्ट ट्यूब है उसके सेंटर में एक हल्का सा इस जगह पे ब्राउन कलर का सा रिंग बनता हुआ नजर आता है पूरे सॉल्यूशन के बीच में। अगर हम टेस्ट ट्यूब को अनडिस्टर्ब रखें तो जो हमने FeSO4 सॉल्ट का सॉल्यूशन है, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है जिसे हमने साइड से टेस्ट ट्यूब पे डाला था, मगर उससे पहले हमने इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का भी इस्तेमाल करा था। तो ऐसी रिएक्शन जब पूरी अकम्प्लिश प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कराते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बहुत ही पतला ब्राउन रिंग सेंटर में बनता हुआ नजर आता है। इसे अगर आप डिस्टर्ब कर देंगे तो पूरी टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर का सा सॉल्यूशन बन जाता है। इसकी रिएक्शन वाइवा के पर्पज से भी नाइट्रेट का आयन प्लस फेरस सल्फेट आपने लिया है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, so the ferrous ion along with the acidic medium first of all gives nitric oxide NO along with the ferric ion and water. The reaction does not stop here. अब इसके बाद ये फर्दर फॉर्म करता है FeH2O होल 6 कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है NO गैस जो ऊपर आपने बनाई है नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ compound H2O whole 5 NO, overall 2 positive and then along with water. So this compound that is penta aqua, इसका नाम बताते हैं। penta means 5, penta aqua nitroso NO के लिए नाइट्रोसोनियम। जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये सारे नाम आएंगे। नाइट्रोसोनियम आयरन 1 ये हमारा कंपाउंड बन के इसमें आता है विच इज ब्राउन इन कलर। यही हमारा रेडिश जो बीच का ब्राउन कॉम्प्लेक्स है ब्राउन रिंग है उसका फॉर्मूला होता है। दिस इज द ब्राउन रिंग फॉर्मूला। सो दिस इज अबाउट हाउ टू डिटेक्ट द नाइट्रेट आयन इन द सॉल्ट। ये हम लैब में करते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट इज द सिलेबस दैट इज कमिंग फ्रॉम ग्रुप 15 इन आवर सिलेबस ऑफ दिस ईयर। यहाँ तक का पहले पढ़िएगा, NCERT रिवाइज कर लीजिएगा, बीच में कोई डाउट हो रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा।